तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक समझने वाले हैं। बाकी ये जो टेंस का पूरा सीरीज आने वाला है उसमें कई सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आपको एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप एक के बाद एक देख सकते हो। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर करेंगे। अब ये जो वीडियो है वन शॉट नहीं है, ये पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक है, ताकि अगर कोई 3 क्लास का भी बच्चा देखे, ध्यान से अगर देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो और अगर आपको वॉइस बनाने में या फिर स्पीच बदलने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अब बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल नहीं पाते हैं, या फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में नहीं बदल पाते हैं, तो उन सब में भी अपना जो टेंस है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप टेंस आपका सही नहीं है तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे बेसिक है वो आपको टेंस आना चाहिए। अगर आप स्पीकिंग भी करते हो तो आपको टेंस का जो भी रूल है, जो भी अनुवाद बनाने के नियम है, वो सब आपको आना चाहिए। तो इसलिए भी आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने नोट्स पे। तो सबसे पहले जो अपना टेंस का डिफिनीशन है वो देख लेते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। तो कोई कार्य या घटना कब घटित हुआ या कब घटित होगा, इसकी जानकारी हमें जो देता है उसे टेंस कहते हैं। अब जो मान लो कोई कार्य है वो कब हो सकता है, या तो जो समय बीत गया है उसमें हो, या फिर जो समय चल रहा है उसमें हो, या फिर जो समय आने वाला है उसमें हो। तो यही 3 समय होता है, जो कि मतलब जो समय बीत गया उसे, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है, जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहा जाता है, और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। अब आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसको देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। वैसे मतलब प्रेजेंट टेंस आपको पता ही होगा, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है। उसका एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि कोई कार्य या घटना वर्तमान समय की है, इस बात की जानकारी हमें जो देता है उसे ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब मान लो यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, 4 वाक्य हैं यहाँ पे। अब ये सारे प्रेजेंट टेंस के ही हैं। तो अब मान लो अगर ये सारे एक ही तरह से बनाए जाए तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अब मान लो मैं इन सब का एक ही तरह से बनाऊँ कि मतलब वह स्कूल जाता है, इसका मैं बना दूँ ही गोज़ टू स्कूल। तो मान लो अब वह स्कूल जा रहा है, उसका तो कुछ अलग होना चाहिए ना, या फिर वह स्कूल गया है वो उसका भी कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि मतलब इनका भी एक कैटेगरी बनाया गया। अब जो ता है ती है आएगा उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसमें रहा है रही है आएगा उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अभी ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए है आ रहा है, अगर पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे था आता, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल गया था। ऐसे आप समझ रहे हो ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको सब समझ में आने वाला है। मैं एक ऐसे ही मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक ये सब प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे इसका भी, इसको मतलब जो प्रेजेंट टेंस है ना उसको 4 तरह में बांट दिया गया। एक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, और दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे ही तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे वही है, टेंस को 3 तरह में बांटा गया है, और इन तीनों को भी 4 तरह में बांटा गया है। अब जो मान लो अब एक और यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि मान लो वह स्कूल जाता है, तो ये तो एक तरह का हो गया। अब इसी में अगर वह स्कूल नहीं जाता है ये हो गया, तो ये निगेटिव बन जाएगा, मतलब इसमें नहीं आ गया ना, नहीं, तो उसका अलग तरह से बनाया जाएगा। अगर इसी में क्यों लगा दूं, वह स्कूल क्यों जाता है, तो ये प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, तो इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब और इसी में अगर मान लो कि मैं क्यों और नहीं दोनों लगा दूं तो इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बोला जाएगा इसको। वह क्यों नहीं स्कूल जाता है तो अलग तरह का हो जाएगा। तो ये है। अब यहाँ पे जो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं कि अब जो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें मान लो कोई वाक्य लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो इसका एक पहचान है कि हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया जो होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। अब मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जाता हूँ, इसमें ता हूँ आ रहा है ना यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी ता है आ रहा है। तो मतलब ये सारे जिसमें ता है, ती है, मतलब अब देखो यहाँ पे ता केवल जरूरी नहीं है, हूँ भी जरूरी है, हूँ, है। अब मान लो ता था आ जाता तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ता है, ती है, ते है, जो भी आएगा वो सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं उनके अनुसार बनाया जाएगा। अब जो रूल्स है वो देख लेते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ पे अगर नहीं आ जाए, क्या आ जाए, कुछ भी आए, मतलब ऐसे आ जाए तो उनका अलग तरह से बनाया जाता है। तो अब मान लो सेंटेंस जो है वो 4 तरह के होते हैं। अब इस जो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें 4 तरह के सेंटेंस आएंगे। अब एक तो पूरा सिंपल आएगा, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। दूसरा आएगा कि जिसमें नहीं का यूज हुआ होगा। और तीसरा आएगा जिसमें क्या या क्यों ऐसे यूज हुआ होगा। और चौथा आएगा जिसमें क्या क्यों नहीं इन सब का यूज हुआ होगा। तो सबसे पहले जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देख लेते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें केवल बिल्कुल बेसिक सा एक वाक्य आएगा, जैसे मैं सब जानता हूँ, वह झूठ बोलता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, ऐसे वाक्य आएगा। तो जो इसका अनुवाद बनाने का रूल है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि जो मान लो ये क्रिया हो रहा है जानने का, एक वाक्य में जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा हो रहा है, आप खुद ही पढ़ के आप पूछना अपने से, वो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है। मान लो मैं ये उठा लेता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अब जो सब जानने की क्रिया है, जो काम है, क्रिया मतलब काम, तो अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो जो सब जानने का काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो ये इसमें जो अपना सब्जेक्ट हो गया होगा वो हो जाएगा मैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखा जाता है। अभी मैं आगे समझाने वाला हूँ कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म कहाँ होता है और कहाँ इसका यूज होता है, वो सब बताने वाला हूँ। अभी बस आप ये देख लो, नोट्स बनाते हो तो आप ये बस ये मतलब जो ये है ना अनुवाद बनाने के नियम, ये रूल मेन है, और ये जो ब्लू में लिख के आ रहा है ये मेन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी मैं आगे सब समझाने वाला हूँ। और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है और उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब जो फुल स्टॉप है वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ उससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे अपना जो वाक्य है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अब जो अपना यहाँ पे हमने देखा ना सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फॉर्म, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो तो मतलब मूल रूप होता है, मतलब जो वर्ब है उसका सिंपली इंग्लिश लिख देना है। लेकिन जो फिफ्थ फॉर्म होता है ना उसमें यस या यस लगा के लिखना होता है। अब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किसके साथ प्रयोग करना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो किसके साथ प्रयोग करना है, वो देख लेते हैं एक बार। तो जो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता होगा ना, जो यहाँ पे हमने सीखा कर्ता क्या होता है। मान लो जैसे मैं है, तो मैं जो इंग्लिश है उसमें मैं बहुवचन में आता है, तो मैं के जो भी मतलब इंग्लिश में जो भी कर्ता सिंगुलर नंबर का होगा, मतलब सिंगुलर होगा, उसमें यस या यस लगाया जाएगा। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश में जो भी मतलब सब्जेक्ट, अगर वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो भी सिंगुलर है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। और अगर आपको पर्सन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, आप उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो थर्ड पर्सन का होना चाहिए या फिर सिंगुलर होना चाहिए। जैसे वह, वे तो बहुवचन में आ जाएगा, वह, राम, श्याम, ऐसे कोई नाम, या फिर वह, यह, इट, मतलब ये सब यहाँ पे दिया है ना, ही, सी, इट और कोई भी नाम, वो सब वाक्य में अगर आएंगे तो जो वर्ब होगा उसमें यस या यस जरूर से लगाना है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। और जो बहुवचन आते हैं ना, जैसे मैं, तुम, वे और वे सब ऐसे, या फिर इन सब में जो वर्ब का जो इंग्लिश होता है बस वैसे ही लिख दिया जाता है, सेम टू, मतलब जो वर्ब होगा उसका इंग्लिश लिख दिया जाएगा। अब उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं जो है ना वो इंग्लिश में जो मैं है वो बहुवचन में आता है, तो इसलिए जो मैं है इसका सबसे पहले इसका इंग्लिश लिख देंगे आई। अब जो क्रिया है वो करने का हो रहा है, तो करना मतलब करने का जो इस मीनिंग मतलब जो करने का इंग्लिश होता है वो डू हो गया, तो यहाँ पे डू लिख दिया। अब उसके बाद जो अपना है माई वर्क माई सेल्फ। अब इसी का अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरा भाई यह काम करता है, तो माई ब्रदर डज दिस वर्क। अब देखो यहाँ पे डू रहना चाहिए बस, मतलब डू मतलब करना, लेकिन मेरा भाई अकेला है, मतलब मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है। अब जैसे ही वो गरीबों की मदद करता है, तो वो एक वचन है, वे नहीं है यहाँ पे। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो तो बहुवचन होता है, वो नहीं है यहाँ पे, वे वो है। वे अगर रहता ना, दे, वे मतलब समझ रहे हो ना, वे अगर रहता तो बहुवचन होता है। यहाँ पे वो है, वो मतलब इंडिकेट कर रहा है किसी एक बंदे को, तो वो गरीबों की मदद करता है, तो उसका हो जाएगा। अब जैसे ही हो गया, तो अब यहाँ पे करना जो है हो गया, मदद करना मतलब करना का नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोग इसका बनाते हैं ही डू हेल्प, मतलब मदद करना का केवल हेल्प लिखोगे ना तो सही हो जाएगा। डू लगाने के उसमें कोई ऐसा डू नहीं लगाया जाता है, जो हेल्प होता है उसका मदद करना ही मीनिंग होता है, तो उसमें यस या यस लगा दो। उसके बाद द पुअर। अब मान लो यहीं पे वे होता, वे गरीबों की मदद करते हैं, तो होता दे हेल्प द पुअर, यहाँ पे यस या यस नहीं लगाता।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट गाइस, अब देख लेते हैं अपना निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पे जो हमने देखा था ना कि यहाँ पे मान लो वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे अगर नहीं आ जाए वह स्कूल नहीं जाता है, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम कुछ अलग ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही जो यहाँ पे मान लो वो गरीबों की मदद करता है, तो ही हेल्प्स नॉट द पुअर, या फिर ही नॉट हेल्प द पुअर, यहीं पे नॉट लगा देते हैं। तो भाई ये सरासर गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नियम है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद से आप बनाना तो सही होगा वो। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट का इंग्लिश है वो तो लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे होता था। अब यहाँ से जो सेकेंड स्टेप है उसको ध्यान रखने वाला है। जो अपना जो इंग्लिश लिखना है ना नॉट का, जो नहीं आया उसका नॉट, बस नॉट नहीं लिखना है, उसको डू नॉट या डज नॉट में लिखना है। यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है, तो डू या डज के साथ प्रयोग करके उसके बाद से लिखना है। अब जैसे एग्जांपल हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो थर्ड स्टेप है वो भी बहुत मेन है, आप ध्यान दे के समझना। जो हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म दोनों में से कोई एक लिख देते हो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे जब हमने डू नॉट या डज नॉट में से किसी एक का यूज कर दिया, तो यहाँ पे केवल आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लिख दो जो वर्ब का है, कि डायरेक्ट वर्ब जो आया हुआ है, मतलब पढ़ना आया हुआ है, लिखना आया हुआ है, बस उसकी इंग्लिश लिख दो, बाकी हो जाएगा। जो डू नॉट या डज नॉट है ना वो सब्जेक्ट देख के लगाना है। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी सब वैसे ही है, ऑब्जेक्ट लिख के अब लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, ये भी थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो डू या डज किसके साथ लगता है किसके साथ नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देकर समझना है कि डू का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के प्लूरल जो दे होता है ना उसके साथ किया जाता है। जैसे मान लो देखो, अब सिंपल में सिंपल से सिंपल है कि जो भी बहुवचन होगा उसमें डू का प्रयोग होगा, जो एक वचन का होगा उसमें डस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे आई के साथ डू का प्रयोग होगा, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, माई फ्रेंड्स, ये सब बहुवचन है। तो अब देखो यहाँ पे माई फ्रेंड रहता ना तो डस का प्रयोग होता है। यहाँ पे माई फ्रेंड्स हैं, माई फ्रेंड्स, तो इनमें डू का प्रयोग होगा। ऐसे जो भी एक वचन के हैं, ही, सी, इट, द, बॉय, गर्ल्स, राधा, गर्ल, यहाँ पे गर्ल है तो ध्यान देना, यहाँ पे गर्ल्स है, माई फ्रेंड, तो ये सब में डच का प्रयोग होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है कि मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अब देखो इसका तो अलग अभी बताता हूँ इसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वह मुंबई में नहीं रहता है, तो यहाँ पे नहीं आ गया ना। तो अब मान लो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, जो वह मुंबई में नहीं रहता, इसका मतलब रहने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, वह के द्वारा, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। तो ही का सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखना है कि एक वचन है या बहुवचन, तो हम जानते हैं ही एक वचन में है, से थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे अनुसार डज नॉट का प्रयोग हुआ। यहाँ पे डजंट लिखा है, यहाँ पे मतलब डजंट एक आधुनिक तरीका है लिखने का, डज नॉट का लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो आप यहाँ पे डजंट भी लिख सकते हो या डज नॉट भी लिख सकते हो। तो डज नॉट लिव इन मुंबई। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिया में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे क्रिया रहने का लिव हो गया तो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे डज नॉट का यूज कर लिया है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे अगर वे मुंबई में नहीं रहते हैं तो दे डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होना, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक टॉपिक है नेबर्स का, नेबर। अब जैसे मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप जब नेबर का प्रयोग करोगे ना तो यस या यस का यूज करना। ध्यान से समझ लो, यहाँ पे समझा देता हूँ, वैसे कोई मेन टॉपिक है नहीं ये। मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है, यहाँ पे मेरा भाई एक वचन है, तो यहाँ पे नेबर के बाद जो नेबर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो क्रिया होगा ना उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे बहुवचन होगा, मेरे भाई कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो मेरे भाई मतलब मेरे भाई बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद माई ब्रदर्स नेबर टेल ए लाई, यहाँ पे यस नहीं लगता, यहाँ पे मेरा भाई अकेला है तो इसलिए टेल्स लगाया। अब देखो यहाँ पे नेबर है इसलिए लगाया। यहाँ पे अगर मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है तो इसका तब यहाँ पे नेबर नहीं लगता, तब डज नॉट कर लगता। यहाँ पे कभी नहीं होगा ना तो नेबर लगा के, और जो यहाँ पे जो सिंपल जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वैसे ही बनाएंगे, जो यस या यस लगाने का तरीका था। बाकी अगर देखो नेबर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं जो आएगा उसमें नेबर का यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग अखबार नहीं लेते हैं या खरीदते हैं, तो हम लोग हो गया बहुवचन, तो हो जाएगा जो हम लोग का इंग्लिश होगा उसको लिख देंगे वी, और उसके बाद वी बहुवचन है तो उसके अनुसार डू नॉट लगाएंगे। यहाँ पे डोंट मतलब शॉर्टकट है यहाँ पे डोंट,
बाकी यहाँ पे आप डू नॉट लिख सकते हो, डू नॉट, उसके बाद जो क्रिया है बाई द न्यूज़पेपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब आता है अपना प्रश्नवाचक वाक्य, येस नो टाइप क्वेश्चन। अब जो येस नो टाइप क्वेश्चन है वो क्या होता है? येस नो टाइप क्वेश्चन नहीं, मतलब येस नो टाइप सेंटेंस होता है। तो अब ये होता क्या है कि मान लो जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप पढ़ते हो, तो आप बोल सकते हो हाँ, या फिर नहीं पढ़ते हो तो आप बोल सकते हो नहीं। क्या आप वहाँ जाते हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हो हाँ, या फिर हाँ या नहीं में इसका आंसर दे सकते हो। उसे येस नो टाइप सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल वो देख लेते हैं थोड़ा, कि क्या तुम्हें पता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो हाँ या ना में। ऐसे ही क्या वे लोग बिहार में रहते हैं, तो इसका भी आंसर हाँ या ना में दे सकते हो। तो ऐसे वाक्य जो आएंगे उनका जो अनुवाद है वो कैसे बनाएंगे, आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो डू या डज है उसको लिखा जाता है, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा, मतलब आगे डज का प्रयोग होगा। आप एक बार एग्जांपल देखोगे समझ में आएगा, आप ध्यान से समझो कि मतलब सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब अभी तक जितना हमने देखा उसमें सब में फुल स्टॉप लगाना था, बट यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो भी प्रश्न पूछने का कार्य होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो अब इसका जो अपना रूल है वो देख लेते हैं। मेन रूल, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे किसी एक का सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें यह नहीं कि डू या डज दोनों का प्रयोग कर लें, इसमें जो सब्जेक्ट जैसे होगा वैसे डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ना नहीं भी आ जाए कि क्या तुम्हें नहीं पता है, तो नॉट लगाएंगे। अगर नहीं आए तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट वाला ऐसे काट देते हैं। अगर देखो, अगर मान लो यहाँ पे क्या तुम्हें पता नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट का। अगर ऐसे सिंपल है तो नॉट का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे दोनों मैंने बता दिया। यहाँ पे येस नो टाइप क्वेश्चन में निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव निगेटिव है, दोनों का यहाँ पे फॉर्मेशन है, यहाँ पे रूल दोनों का है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो डोंट यू सी। अब इसका जो मतलब ऐसे मतलब ये भी सही है, बट इसका ज़्यादा सही तरीका यहाँ पे है डू यू नॉट सी। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि तुम्हें हो गया बहुवचन, तो उसके अनुसार डू लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट का यू, उसके बाद नॉट का यू, नॉट है इसमें नहीं है तो नॉट का लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख दिया हमने। अब ऐसे ही जो अगला है कि क्या तुम भात नहीं खाते हो, मतलब चावल, तो डोंट यू ईट राइस, ये भी सही है, बट ये ज़्यादा सही है कि डू यू नॉट ईट राइस। वैसे ये सेम टू सेम यहाँ पे अगर आप रख के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्या वे लोग इस बात को जानते हैं, तो इसमें नहीं है, मतलब नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो अपना सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे डू हो जाएगा। क्या वे लोग हैं, तो यहाँ पे डू हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है वे लोग, उसका इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद जो वर्ब है जानने का, उसको सिंपली बस इंग्लिश लिख देना है उसका, दिस मैटर, डू दे नो दिस मैटर, ऐसे हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो अपना नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पूरा मतलब कोई सवाल पूछे तो उसमें पूरा एक वाक्य में जवाब देना होता है, तो वो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मान लो, अब जो इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, तुम क्यों हंसते हो। तो इसका मान लो कोई टीचर आके आपसे पूछ रहा है कि तुम क्यों हंसते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मतलब हाँ भाई इसने हाँ सर इसने कोई ऐसा जोक बताया उसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो ऐसे मतलब एक पूरा मतलब एक वाक्य बोलना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि मैं हाँ या ना में बोल दूँ। मान लो कोई आपसे आके पूछे कि तुम क्यों हंसते हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना, ऐसे मतलब नहीं बोल सकते ना। कोई एक पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा आप। वो मतलब ऐसे वाक्य डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के वाक्य होते हैं। अब जो इनके अनुवाद बनाने के नियम है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्यों है तो उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है तो उसका इंग्लिश वाट सबसे पहले लिखा जाएगा इस वाक्य का अनुवाद बनाते समय। अगर तुम क्या चाहते हो इसका अनुवाद हम बनाए तो सबसे पहले क्या जो है आया है उसका इंग्लिश लिखेंगे वाट। ओके अब उसके बाद डू या डज का लिखेंगे जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। अब मान लो इसी का बनाया हम, तो तुम क्यों हंसते हो तो सबसे पहले लिख देंगे वाई। उसके बाद तुम है तो डू लगाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो यू लिखेंगे। और उसके बाद जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो तो जैसे है वैसे ही है, तो वाई डू यू लाफ। ओके अब जो इसका रूल है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का दे रखा है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कहाँ गया, ओके यहाँ रहा। अब मान लो यहाँ पे तुम क्यों नहीं हंसते हो, यहाँ पे मान लो कोई आगे पूछे आपसे तुम क्यों नहीं हंसते हो, तो उसका क्या बनाओगे आप, सिंपल है वाई जो
क्वेश्चन वर्ड आया उसका लिख देंगे वाई, उसके बाद जो तुम है उसके साथ डू या डज में किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा ना, तो डू, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू, और यू के सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट लाफ, वाई डू यू नॉट लाफ। ओके, अब जो इसका एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वाई डू यू डू सो, मतलब ऐसा क्यों करते हो इसका हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डोंट यू गो टू स्कूल। अब ये मतलब ये भी सही है बट ये ज़्यादा सही है कि वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आया उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा, उसके बाद जो अपना डू या डज है सब्जेक्ट के अनुसार, मान लो यहाँ पे तुम है तो डू लगेगा, यहाँ पे वह होता मतलब क्या वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे डज हो जाता। अब ऐसे यू नॉट गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ मेन यहाँ पे अपना खत्म हो गया पूरा अपना जो इंडिफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, जो निगेटिव था उसको पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ लिया। अब जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इन्फिनिटी का प्रयोग। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है वो आप समझ लेना आगे, मतलब मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटी का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे वर्ब के लिए होता है। मान लो किसी वाक्य में दो क्रिया आ जाएं तो उसको कैसे जोड़ेंगे वो इसमें हम समझने वाले हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, इसमें देखो जाना भी एक क्रिया है और चाहना भी एक क्रिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो आगे समझ लेते हैं। सेम रूल जो अफर्मेटिव निगेटिव जो ऊपर पड़े वो सेम है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि एग्जाम्पल देखते हो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो आपको मान लो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ तो ये सेम सब रूल सारे सेम है, बस आपको जो चाहना है ना उसके बाद टू लगा के और जो सेकेंड वर्ब होगा उसको लगा देना है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। अब जैसे वह आपको कुछ बताना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों में लगा रहे हो यस या यस। आप जो चाहना है ना लास्ट वाला जो क्रिया होगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला क्रिया है उसमें यस या यस लगाना, बाकी जो क्रिया आएगा उसको बस ऐसे ही लिख देना। यहाँ पे टेल से नहीं लगाया। जैसे क्या वह काम नहीं करना चाहती है, तो यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन वाला है, तो सबसे पहले डज सी नॉट वांट टू वर्क। यहाँ पे चाहना का जो भी मतलब लास्ट में क्रिया होगा ना उसको पहले लिखना और जो दूसरा क्रिया होगा उसको टू लगा के जोड़ देना उसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हाउ प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अब मान लो कोई बोलता है मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो कोई नॉर्मल बंदा इसका कैसे बनाएगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो सिंपली लिखेगा आई नोज टू स्पीक इंग्लिश। बट ये मतलब वो भी सही है बट उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो आप इसका अगर आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो, लोग 100% वही बना के देंगे कि आई नोज टू स्पीक इंग्लिश, बट वो गलत है। यहाँ पे ये सही होगा कि अब मान लो जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देख रहे हो ना, यहाँ पे हाउ टू मतलब मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोला जाता है। इसका मतलब कोई अगर इसका अर्थ निकाले तो क्या निकलेगा, मैं जानता हूँ कैसे इंग्लिश बोला जाता है। तो इस तरह के वाक्य को ऐसे बनाया जाता है। जैसे मुझे तैरना आता है तो आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। ऐसे ही मैं चाय बनाना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ऐसे ही क्या तुम्हें डांस करने आता है, तो जो भी रूल हमने पढ़ा था क्या क्यों ऐसे निगेटिव सेंटेंस का या फिर इंट्रोगेटिव, वो सब वैसे ही लगेगा। बस यहाँ पे जो हाउ टू है ना वो वाला सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे क्या तुम्हें डांस करना आता है, तो डू यू नो हाउ टू डांस, क्या तुम्हें पता है कि डांस कैसे किया जाता है। मतलब ऐसे मतलब एक जो सिंपल लैंग्वेज में इसका अनुवाद निकाला जाए तो यही ना होगा कि क्या तुम्हें पता है कि कैसे डांस किया जाता है। अब जैसे क्या तुम्हें बाइक चलाना आता है, तो डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे गागेगी का प्रयोग होता है। अब बेसिकली जो गागेगी आता है ना वो फ्यूचर टेंस में आता है, बट यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ मेन रूल्स हैं वो देख लेते हैं। कुछ नोट्स हैं, मतलब मान लो जो आगे की है वो फ्यूचर टेंस में आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनका अनुवाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें बनाया जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आपका कुछ छूटे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितना हो सके सब आपको बता दूँ। तो इसका एक मान लो ये पहला नोट्स हो गया। तो इसमें अब ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिनमें गागे की आदि रहता है। यहाँ पे मान लो अभी हमने देखा तो वहाँ पे था कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, जब सब में ता है तिये आ रहा था। बट ऐसे भी वाक्य होंगे जिसमें गागे की आएगा बट उनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। जैसे मतदान कल आरंभ होगा, यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है ना कि हाँ भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे,
तो अब देखो, जो भी सामान्य भविष्यत काल की वैसी क्रियाएं, मतलब आने वाले टाइम की वो क्रियाएं, वो काम, क्रिया मतलब काम, ये मतलब क्रिया मतलब आप समझो कि काम। अब जैसे देख लो, अब जो भी आने वाले समय के वैसे कार्य जो पहले से ही निर्धारित हैं, जैसे मतदान कल आरंभ होगा, तो मतलब एकदम निर्धारित है कि हाँ भाई कल मतदान होगा, कल कुछ भी, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं आया तो मतदान, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गया तब मतदान कैंसिल हो सकता है, लेकिन मतदान बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई कल होगा तो होगा। जैसे टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, तो मतलब ये पूरा फिक्स है। तो जो भी बातें फिक्स है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे, भले ही उसमें गा गेगी या फिर कुछ भी आए। जैसे शिक्षा मंत्री अगले हफ्ते यहाँ आएंगे, तो इसका जो गा गेगी आया है, तो इसके लिए मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ही बनाया जाएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे तो अपने को ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। देखो यहाँ पे आएंगे है, बट इसका जो अनुवाद है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया गया है। यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर एक आएंगे, तो मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें जो क्रिया है उसमें यस या यस लगाया गया है। अब जैसे परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, तो द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। ऐसे शिक्षा मंत्री कल अगले हफ्ते यहाँ आएंगे, तो द एजुकेशन मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक। तो यही है। अब जो मतलब जो भी, अब मान लो कि केवल गागेगी या फिर तातेती ये सब देख के नहीं, कुछ ऐसे मतलब हमेशा तो ताती आएगा, बट जो मेन है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। जो अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो पढ़ता होगा तो उसका भी आप बना दो इसी में, वो नहीं होगा। जो मतलब फिक्स है कि हाँ भाई ये काम हो रहा है, वो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हो। बाकी अब समथिंग एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। अगर आप आए हो तो आपको सब कुछ बता के जाएंगे। अब मान लो जैसे टाइप 1 का है, तो अब ये वाक्य देखिए, मैं जाता ही तो हूँ। ये बहुत लोग पूछते हैं भाई कि मतलब कोई भी मतलब ऐसे मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं कि मैं जाता ही तो हूँ। मान लो इसका आप क्या बनाओगे, तो जो जिसमें भी ही तो पर मतलब ऐसे जोड़ दिया जा रहा है ना, मैं जाता ही तो हूँ, जाने पर जोड़ दिया जा रहा है कि मैं जाता ही तो हूँ। अब जैसे दूसरा वाक्य है, मैं खाता ही तो हूँ, खाने पे जोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उसको बनाया जाएगा, मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। अब देखो ऐसे मत बना देना आप, बस एक बार रूल सही से समझ गए ना तो आप बना लोगे। अब जैसे मैं जाता ही तो हूँ, मैं वो आता ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा, कम। देख रहे हो ना, यहाँ पे ही तो हूँ, ये जो यूज हुआ ना ही तो हूँ, यहाँ पे एक क्रिया पे जोड़ दिया जा रहा है, तब डू का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू का, और उसके बाद अगर डू का प्रयोग कर दिया आपने तो यस या यस लगाने की कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप यस या यस नहीं लगाना है, आप डू या डस बस लगा दो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट देख के। अब बाकी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वाक्य, वह सोचता रहता है। अब इसका क्या बनाएगा, कोई मतलब किसी से आप पूछ रहे हो कि वह सोता रहता है, इसका अनुवाद बनाओ, तो वो बनाएगा ही लिव्स। वो बनाएगा ऐसे ही ना, ही लिव्स स्लीप, ही लिव्स टू स्लीप, इन्फिनिटी जोड़ देगा तो ऐसे बनाएगा, बट ये सरासर गलत है। अब इसका कुछ नियम है कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य निरंतर जारी रहता है, या मतलब जैसे देखो ये वर्तमान समय में जारी, वह सोता रहता है, इससे मतलब पता चला ना कि वर्तमान समय में कोई बता रहा है कि वह सोता रहता है। मतलब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसका जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद कीप या कीप्स। मान लो सब्जेक्ट एक वचन का है तो कीप्स लगाएंगे, अगर बहुवचन का है तो कीप रखेंगे, उसके बाद ऑन का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि वो सोता रहता है। मतलब इसका हो जाएगा ही कीप्स स्लीपिंग। इसमें आईएनजी का फॉर्म प्रयोग हुआ है, देख रहे हो ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, वर्ब के लास्ट में आईएनजी रहेगा। अब जैसे वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स स्टडिंग। अब कीप ऑन भी लगा सकते हो, यहाँ पे कीप्स ऑन लिखा है, बट कीप ऑन लगा के लिखोगे ज़्यादा सही है अपना। जैसे तुम हमेशा काम करते रहते हो, यू ऑलवेज कीप वर्किंग। यहाँ पे कीप ऑन लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कीप ऑन लगा के लिखना तो ज़्यादा सही होगा। जैसे मैं सोचता नहीं रहता हूँ, तो आई डू नॉट कीप ऑन थिंकिंग, मैं सोचता नहीं रहता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितना एग्जाम्पल आप देखोगे ना उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब जो टाइप 3 है उसको भी देख लेते हैं कि तुम बैठे ही रहते हो। अब इसका मतलब
कुछ मतलब केवल आप वाक्य समझने का ट्राई करो, तुम बैठे ही रहते हो, तो इसका मतलब क्या, तुम कुछ और नहीं करते। इसका मतलब यही हुआ ना कि मान लो मैं बैठा रहता हूँ, मतलब इसका मतलब कुछ और नहीं करता हूँ। तो इसका जो अनुवाद है इसी तरह बनाया जाता है कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिख दिया, उसके बाद जो सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो डू का प्रयोग हुआ, उसके बाद नथिंग बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैं देख लेता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, या फिर मैं पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करता, या मतलब तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो सेंटेंस है ना, तीनों वाक्य हैं वो एक ही तरह के हैं। जैसे आप मान लो पढ़ो, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, ये एक तरह का हो गया। मैं पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करता, उसी बात को दूसरे तरह से लिखा गया है। अब तीसरा, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, तो मतलब तीनों वाक्य का कहने का मतलब एक ही। तो इसका जो अनुवाद होगा वो ऐसे बनाया जाएगा कि आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बट टीच, लेकिन पढ़ाता हूँ। समझ रहे हो ना, आई डू नथिंग बट टीच। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो पढ़ता ही रहता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नथिंग। अब डू डज देख के लगाना है आपको, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। तो अब देख लेते हैं, वह पढ़ता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट स्टडी, वह कुछ नहीं करता है बट पढ़ता है। तो यही था भाई आज के इस वीडियो में, इतना ही। मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा भी बताया इसके आज के इस वीडियो में, और आने वाले वीडियोस में हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। अब आने वाले वीडियोस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारा टेंस खत्म हो जाएगा तो उसमें वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, सब सारे चीज़ कवर करने वाले हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।